जी सो हम हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो पहला जो चार्ट है वो हमने डिस्कस किया कि आप अगर बीटीसी को जाकर वीकली पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुए। आपने देखा कि मार्केट ने एक एक यहाँ से फेक आउट दिया 108 तक। उसके बाद यहाँ से 100K से लेकर 108 तक जो ये पंप आया है, इसमें काफ़ी लेवरेज पोजीशन जो है वो ओपन हुई थी। ठीक है, इट मीन्स कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था। जब ये लेवल ब्रेक हुआ है तो इट मीन्स कि यहाँ से आपकी जो लेवरेज पोजीशन मीन्स साइकोलॉजिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि क्योंकि बिटकॉइन के लिए एक ये हिस्टोरिकल मोमेंट था कि 100K एक मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको कहा जाता था कि ये स्कैम है। और इस पे जो है मार्केट लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया बिटकॉइन के हवाले से। तो अब आज वो एक 100K मार्क के ऊपर जा चुकी है, तो इसलिए मार्केट के अंदर आपको एक एक्साइटमेंट देखने को मिली जिसकी वजह से प्राइस 108 तक गई। उसके बाद अल्टीमेटली जो मनी मेकर्स हैं वो आपको डंप कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमारा फेक आउट हुआ था जो कि उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज जो है वो नीचे की। उसके बाद एक और वीकली क्लोज हमारी नीचे की तरफ हुई है। यहाँ पे हम गए, इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन हम ब्रेक नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि ये जो लेवल है वीकली के ऊपर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिली थी। बिटकॉइन ने यहाँ से करेक्शन ली थी कितनी, ऑलमोस्ट 8% की। उसके बाद दोबारा हम यहाँ से हमारी कैंडल ओपन हुई, हम यहाँ तक दोबारा गए, फिर यहाँ से हमें एक बाउंस मिला और हम ऊपर गए, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग हुई वो इसके ऊपर हुई, जिसकी वजह से हमने ये इसमें पंप देखा, क्योंकि हमारी क्लोजिंग अच्छी हुई थी और हमने हायर हाई भी बनाया था। उसके बाद हमने हायर लो बनाने के बाद और हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर किया। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ है कि ये लेवल हमें फेक आउट मिला है, हमने दोबारा नीचे क्लोजिंग की। अब दोबारा से यही लेवल जो है, जो पहले एक आपकी रेजिस्टेंस बन रही थी वो कर रही थी, अब दोबारा से ये रेजिस्टेंस जो है वो बन चुकी है। ठीक है, जिससे बार बार बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग हुई थी, इसके बाद जो ये एक पुशअप आया था, ये एक लोअर हाई बनाया था इसने और रीटेस्ट हुआ था। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले, जब भी हम किसी चीज़ को स्ट्रांगली ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये मेरा पेन जो है सीधा क्यों नहीं काम कर रहा, इसको लकवा क्यों हो गया इसको क्या हो गया है। सो जब आपको एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो मार्केट ऐसे नीचे नहीं चली जाती, ऑब्वियसली वो आपको एक मौका देती है निकलने के लिए मार्केट से। तो ये आपके पास एक मौका था जहाँ से आप मार्केट से निकल सकते थे। ठीक है, सो आपने यहाँ पे ये रिलीफ पंप होते हैं, ट्रैप्स होते हैं बेसिकली लोअर हाई। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस जाती हैं तो आपके जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड इसी तरह चलता है और जो अप ट्रेंड होता है वो इस तरह चलता है। ठीक है, सो जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन हुई, अगर तो ऊपर आ जाती तो ये हम कहते हैं कि ये डिविएशन थी। ठीक है, ट्रैप किया गया। बट आप देखोगे प्रॉपर जो है वीकली क्लोजिंग नीचे हुई है, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग हुई है, तो इसलिए हमने इसको जाकर रीटेस्ट किया। उसके बाद हम हैवी एग्रेसिवली दोबारा से डंप किए हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हुई है कि हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद न्यू हमने एक ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो ये एक वीकली की आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे वीकली के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है जो कि हमारी मिड सॉरी माइक्रो रेंज लो बन रही है। ठीक है, इसी से ही ये बार बार जो है ये जो एक रेंज चल रही है ये वाली, ठीक है, ये रेंज के अंदर वापस आ गया ये। और ये रेंज कब तक वैलिड है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे या हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे, ये रेंज तब तक वैलिड रहेगी। बिटकॉइन जो है इस रेंज में ऐसे चल सकता है 90 तक जाए। अगर हम इस 100K 102 के लेवल को क्रॉस करते हैं, फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे जहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। सो फिलहाल अभी तक हम इस रेंज की जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी रेंज चल रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक डेली का चार्ट है, मैं कॉइन बेस पे बनाया था। आप देखें यहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने एक किस्म का आपका एक बेरिश पैटर्न जो है वो बनाया है। अब बेरिश पैटर्न जो बन रहा है वो आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करें
ठीक है। आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको ये क्या बन जाएगा, आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, जो कि आपका बुलिश होता है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो आपको ये अल्टीमेटली ये बेरिश हेड एंड शोल्डर आपका बन जाएगा। अगेन मैं पैटर्न्स पे इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन जो चीज़ प्ले हो रही है, और ये मैंने जब चार्ट बनाया था जब प्राइस आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, कि यहाँ पे उसने अपना एक शोल्डर कंफर्म किया, उसके बाद वो नीचे आया, तो ये इसकी नेक लाइन है, ठीक हो। किसी भी, चाहे वो डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, चाहे आपका क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर हो, इन नेक लाइन सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये नेक लाइन सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एज सुन एज हम इस नेक लाइन से ऊपर हैं तो हम सेफ हैं। जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो फिर हमारा जो हम टारगेट मैयर कर रहे होते हैं कि जी जो जितनी आपकी नेक से लेकर जो नेक से लेकर हेड तक जो वो होता है स्पेस होती है, उतना ही आपका पंप होता है। ऐसे ही यहाँ पे इतना ही आपका डंप होगा, और यहाँ पे भी जितना आपकी नेक होती है, सॉरी हेड से लेकर नेक का जितना स्पेस होती है, वो उतना आप इसमें डंप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये पैटर्न्स को ट्रेड करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आप अल्टीमेटली आप ऐसा नहीं कि आपने इसी की बेस पे करना है, लेकिन ये कुछ कॉन्फ्लुएंसेस हैं, डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी बेस पे मैं ये चीज़ें बता रहा होता हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखो, अगर यहाँ से इसके टॉप से लेकर इसके नेक लाइन से लेकर आप मैयर करो, तो आपको नज़र आएगा कि आपका वही लेवल बनता है 77 एग्जैक्ट, जहाँ पे आपका CME गैप पड़ा हुआ है। 77 पे एग्जैक्ट आपका CME गैप पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ तक आ भी जाती है CME गैप को फिल करने के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, ये नॉर्मल है, ये इनबैलेंस है। अगेन मैं क्या कहता हूँ कि मार्केट को इनएफिशिएंसीज पसंद नहीं होती। वो इनको फिल कर दे तो फिर वो आराम से ऊपर जा सकती है। जब नहीं फिल करती फिर वो उसके लिए एक यूँ समझे कि एक पेंडिंग लाइबिलिटी पड़ी रहती है उसके लिए, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है हेड एंड शोल्डर आपका एग्जैक्ट उसी लेवल पे जाके जो है इसकी आपका जो स्पेस है, यहाँ से हेड से लेकर नेक तक स्पेस आपकी एग्जैक्ट जो है आपके CME गैप पे जाके बन रही है, ठीक है। सो अगेन मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी हम CME गैप पे जाएंगे, लेकिन अगेन जो चीज़ है फॉर लर्निंग पर्पज़, ठीक है, हो भी सकता है। अगर होगी तो आपका प्रॉपर आपका हेड एंड शोल्डर जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ से मार्केट ने बनाया यहाँ पे बनाया हायर हाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब दोबारा से लोअर लो एक और बनाया, ठीक है। इसके लो से नीचे ये वाला लो बनाया। अगर आप इसको ज़रा जूम करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो लो बना है, पहले मार्केट यहाँ तक आई थी, सिर्फ यहाँ तक आई थी और यहाँ से बाउंस कर गई थी। इस दफ़ा मार्केट जो है वो आपकी इस लो से नीचे आई है, ठीक है। सो एक और लो कंफर्म हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपका प्रॉपर ट्रेंड जो है वो डेली पे कब शिफ्ट होगा, अगर आप इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अगर आप इस लेवल को ब्रेक करते हैं देन आपका ट्रेंड शिफ्ट होगा कि हम कह सकते हैं कि हम बुलिश हैं, ठीक है। अगेन आप देखो कि अगर यहाँ से ये हाई लो कंफर्म हुआ है, अगर ये आपका दूसरा हाई लो हो जाता है तो हम न्यू लो जो है बनाने के लिए जाएंगे, जो कि आपका सेम आपका वो लेवल बन जाएगा जो कि आपका इधर 88 पे 85 की रेंज में ये जो पड़ा हुआ है आपका सारा ऑर्डर ब्लॉक, ये जो भी कुछ आप कह सकते हो, ठीक है। सो आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हो कि आप जी देखो कि यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला है 96 से, ठीक है। सो मे बी हम एक और जो है हायर लो जो है, सॉरी लोअर हाई बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब नीचे डाउन ट्रेंड में होती है तो वो इसी तरह जाती है, ठीक है, वो ऐसे नहीं गिरती, ठीक है। वो आपको डंप करेगी, रिलीफ पंप देगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो, ठीक है। सो स्ट्रक्चर वाइज आपने चीज़ों को देखना है। आपने सिर्फ पंप आया मार्केट में पागल नहीं हो जाना, डंप आया तो घबराना नहीं है। आप देखो कि यार ये चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या वो एक लोअर हाई बन रहा है, क्या हमने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है। आप अगर वीकली पे भी जाके देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि यही लेवल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BTC के लिए, न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, इस 108 से भी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और ये आपका क्रिटिकल लेवल है, ठीक है। ये मैंने इस लेवल पे USDT
आपको नज़र आएगा कि ये मैंने मार्क की हुई है क्रिटिकल सपोर्ट, और आप देखो कि हम इधर से ही बाउंस किए हैं। ठीक है, ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ये लेवल्स मैंने इसलिए बना के रखे हुए हैं, आपको इसलिए भेजता रहता हूँ कि आप अपने पास भी बना के रख सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर बाइंग्स। ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग कर सको कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है। यहाँ से मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर भी चली जाती है तो आपका डिसीजन है कि आपने कुछ, आप देखो कि मार्केट यहाँ से गिरी है, ऑल्ट कॉइन कितना गंदा गिरे हैं, लेकिन ये जो रिकवरी आई है उसमें ऑल्ट कॉइन रिकवरी नहीं की है। ठीक है, ऑल्ट कॉइन वहीं पड़े हुए हैं लेकिन जब ये नीचे आ रहा है उसके साथ ऑल्ट कॉइन नीचे आ रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि ये जो रेंज है, ये रेंज जो है ये ऑल्ट कॉइन्स का किस तरह से बेड़ा गर्क कर रही है। ठीक है, जैसे मार्च में किया था, तो सेम वही जो है वो चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ऑल्ट्स दिन ब दिन जो है वो ब्लीड होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये क्रिटिकल लेवल है, आपने देखना है कि अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में एक फेयर आ सकता है, क्योंकि फिर मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, आप देख सकते हो कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिर रहा, और आपको पता है कि जितनी दफ़ा आपकी सपोर्ट जो है वो टेस्ट होगी उतने ज़्यादा वीक आपकी सपोर्ट होती जाएगी। अगर आप इसको इन्वर्ट करो, अगर आप इसको इन्वर्ट करोगे तो आपको नज़र आएगा कि जितनी दफ़ा आपकी रेजिस्टेंस जो है वो टच होगी उतना ज़्यादा जो है वो आप क्या कहते हैं, मैं यहाँ इस वाले चार्ट से दिखाता हूँ। BTC जी, कौन हैंड रेस कर रहा है? नहीं, वो टच का इशू है, बार बार वो टच ओपन हो जा रहा है। अच्छा, तो ये देखो, अगर आप इसको इन्वर्ट करके देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लेवल है हमने यहाँ पे, अगर हम इसका बुल सिनेरियो, किसी भी कॉइन का बुल सिनेरियो बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक डिविएशन दी, डिविएशन के बाद रीटेस्ट किया, जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है कि आप किसी सपोर्ट से नीचे जाके डिविएशन दें, उसके बाद पम्प करके दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट किए और पम्प करें, तो आपका ये जो लेवल है उसके ब्रेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जो कि आपका बुल पैटर्न टाइप का बन रहा होता है। यानी आपने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद आके इसी लिक्विडिटी को यहाँ पे आके रीटेस्ट किया। ठीक है, और आपने उसके बाद पंप किया। अब दोबारा से आप अगर देखोगे, ये आपका हायर लो, सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर यहाँ पे हायर लो बनता है तो आप न्यू हायर हाई बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करें चार्ट को। ठीक है, सो ये एक आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम जितनी दफ़ा आपकी रेजिस्टेंस जो है वो टच होगी उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे इसके ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगेन अब ये आप रेंज स्ट्रेटजी भी आप कैसे मैयर कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैयर करो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयर करो, तो आपको नज़र आ रहा है कि हम स्टिल मिड रेंज के ऊपर है। ठीक है, मिड रेंज के ऊपर है, ये मिड रेंज है। अगर ये ब्रेक होगी तो हम सीधा रेंज लो पे जाएंगे, जो कि आपका 100K वाला लेवल है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि वी आर स्टिल बिलो रेंज, मिड रेंज। ठीक है, बिलो क्या, मिड रेंज के ऊपर है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सीधा करता हूँ, फिर आपको ज़रा और ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो, हम ये जो रेंज है, रेंज हाई, रेंज मिड रेंज और ये रेंज लो, अभी हम मिड रेंज से नीचे, अभी देखें रिजेक्ट हम जो हुए हैं मिड रेंज से रिजेक्ट हुए हैं, तो हम दोबारा जो है वो रेंज लो पे आ सकते हैं। ठीक है, सो अगेन अगर हम मिड रेंज को फ्लिप करते हैं देन हमारा टारगेट 100K होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। सो ये सिनेरियोज हैं। ये मैंने आपको बुलिश सिनेरियो करके भी दिखा दिया, बेरिश सिनेरियो भी करके। इसमें आपकी लर्निंग भी है कि आप किस तरह रेंज जो है वो मार्क करते हो। सो ये इस तरह जो है हम रेंज मार्क कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये हमारी रेंज ये नहीं है कि हम यहाँ से लेकर इसको यहाँ मार्क कर लें कि ये रेंज हाई हो गया, ये रेंज लो हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी रेंज प्रॉपर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी की रिस्पेक्ट कर रहा है BTC। ये जो हुआ है नीचे, ये तो एक डिविएशन है। ठीक है, आपकी ये जो आपकी रेंज बन रही है वो ये रेंज है जिसमें बिटकॉइन चल रहा है। ये जो नीचे हुआ है ये तो डिविएशन होती है। सो ये मिड रेंज हो गई, रेंज हाई, रेंज लो, और ये डिविएशन। ठीक है, सो
ये सीन है आप बीटीसी का सारे टाइम फ्रेम पे। अब हम डिस्कस करते हैं आप हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है 4 आवर का। अच्छा, ये हम ने डिस्कस किया था। फ़िलहाल हम अभी तक तो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम 108 तक जाएं और उसके बाद मार्केट जो है वो अपना डाउन ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट हो जाए और लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए हम नीचे आए। स्टिल आप देखोगे कि मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई। जब तक ये हाई इससे ऊपर नहीं जा रहा, मैं कैसे बुलिश हो जाऊं? समझ आ रही है ये बात? ये हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब ये नहीं है कि यार 100K पे जाके मैं बाइंग करूंगा। भाई कंफर्मेशन भी कोई चीज़ होती है ना। कोई बात नहीं, अगर 100K पे जाके आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है चीज़ों की, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रही है, देन आप कह सकते हो कि यार बिटकॉइन जो है वो ऊपर और ऊपर जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम जो है हमने यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया और हम ट्रेंड लाइन से जो है वो नीचे हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन से हम नीचे हैं स्टिल। अब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएंगे तो हम 100K पे आ जाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा और हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे BOS हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा BOS हुआ ही नहीं है। हम स्टिल लोअर हाई लोअर लो। अब ये लोअर हाई बन रहा है, अगर तो ये इससे ऊपर नहीं जाता तो ये आप इससे नीचे जहाँ भी बिटकॉइन रहेगा वो लोअर हाई कंसीडर किया जाएगा। और जब लो बनेगा, ये हाई यहाँ पे भी कंफर्म होता है, यहाँ पे भी कंफर्म होता है, तो जब अगला लो बनेगा वो इस वाले से नीचे होगा, फिर हमारा वही आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम अपने रेंज मैक्रो रेंज लो के ऊपर आ जाएं, जो कि हमारा 85 86 वाला लेवल है। सही हो गया। अच्छा, एक और चीज है, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा डेक्स है फेयर एंड ग्रीड, तो वो फेयर की तरफ भी जा रहा है। हाँ, तो वो आप देखें ना कि ये सारे रीसेट हो रहे हैं। अगर तो सारे देखें, मैं एक यहीं पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे RSI खोलूँ, RSI जस्ट इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। ठीक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली के ऊपर, मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। ये है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अच्छा, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे आपकी एक रेंज होती है ना, वैसे ही आपकी यहाँ पे भी रेंज है। यहाँ पे भी सेम टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक फेक आउट दिया आपकी RSI में, ठीक है, जो कि आपका BTC 108 पे गया। ये आपका फेक आउट हुआ RSI में, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपकी रेंज हाई ये है, मिड रेंज आपकी ये है और रेंज लो ये है। सो इट मीन्स कि मार्केट जो है, जो 50% लेवल है आपका जो RSI का, उससे मार्केट नीचे, आपका RSI का लेवल उससे नीचे आ चुका है। तो जब तक हम मिड रेंज के नीचे होते हैं ना, तो हमारे चांसेस मिड पे मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमारे चांसेस होते हैं कि हम रेंज लो पे आके टेस्ट करें, ठीक है। रेंज लो पे आके टेस्ट क्या मतलब कि हमारा जो रिलेटिव मतलब कि हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में अगर BTC की प्राइस यहाँ पे स्टेबल रही और हमारा जो RSI है वो यहाँ पर आ गया, इट मीन्स कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक जगह पे स्टेबल है, बट आपका जो आपके जो सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो रीसेट हो रहे हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर ये आपका रीसेट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट जो न्यू ऑल टाइम हाई है अपना, उसकी तरफ जा सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम रेंज लो पर तो आए, लेकिन उसके साथ हमारा BTC भी आए, BTC भी गिरे, ठीक है। अगर तो इन्होंने BTC को मींस कि BTC अगर नीचे नीचे नहीं आता तो इसको यहाँ पे आना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। कैसे, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में चलें,
यार यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने देखा था डेली पे भी, यहाँ पे था, सॉरी वो उसमें था, ये तो RSI खोली है मैंने। सेम आपका था स्टॉच, जो आपकी स्टॉचस्टिक RSI होती है ना। आप देखो, इस बात को गौर से समझना। पिछली दफ़ा क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, जैसे अब कंसोलिडेट कर रही है एक रेंज के अंदर, ठीक है। प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। जब प्राइस इस लेवल पे थी, इस लेवल पर जब आई, RSI आपकी पीक पर थी, ठीक है। RSI आपकी पीक पर थी, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट होती रही एक जगह पर, लेकिन आपकी RSI क्या होती रही, रीसेट होती रही। प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट होती समझा। रही, RSI रीसेट हो गई, RSI अपने बॉटम पे आ गई। इट मीन्स कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक नेक्स्ट लेग अप के लिए। उसके बाद आप देखो कि जब यहाँ से प्राइस पंप की है, आपकी RSI ऊपर की तरफ गई है। इसको कहते हैं, ट्रू। इसका मतलब, इसको कहते हैं इंडिकेटर्स को रीसेट करवाना। जब तक इंडिकेटर रीसेट नहीं होंगे आपकी मार्केट, देखो अगेन मैंने आपको कहा था कि ओपन इंटरेस्ट उस वक्त $22 बिलियन पे पड़े हुए थे। मैंने कहा था यार मेरे लिए ये कंसर्निंग बात है, जब तक इनको रीसेट नहीं किया जाएगा हमारा, हम हेल्दी, हमारे फंडिंग रेट्स, देखो सबसे पहले फंडिंग रेट को रीसेट करवाया गया, करवाया, आपके सामने हुआ, इसी सेशंस में ही हमने बिल्कुल। डिस्कस किया, फंडिंग रेट्स आपके सामने रीसेट हुए। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आपके सामने रीसेट हो रहा है, ठीक है। RSI आपके सामने रीसेट हो रही है। उसके अलावा दो इंडिकेटर्स और रीसेट हुए हैं। दूसरा इंडिकेटर कौन सा रीसेट हुआ है, आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो हाँ वो भी एटलीस्ट है। 50% के लेवल पे आ चुका है 94 से, ठीक है। यानी वो भी रीसेट हो रहा है। अगर हम, अगर 50% से मतलब बिटकॉइन, अगर यहाँ पे एक दो सिनेरियो हो सकता है ना कि बिटकॉइन यहाँ से गिरे ना और फंड फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बिल्कुल नीचे आ जाए। एक सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन 50 पे आ गया, बिटकॉइन में थोड़ा एक पुल बैक आए, एक पुल बैक आए और आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स फेयर में चला जाए, लोग फेयर में आ जाएं, लोग डर जाएं इस डंप से, ठीक है। एक वो रीसेट। दूसरी चीज़ क्या रीसेट हुई, अगर आपको देखो यहाँ पे जाके ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, ये इस पॉइंट पे था जब मैं आपसे कह रहा था 89 पे, हम्म। इस पॉइंट पे 87 पे, 89 पे था जब सब लोग खुश थे, जब प्राइसेस पंप हो रही थी। तो मैंने आपको इसी सेशन में कहा था कि हम मोस्टली जब 87 पे हमारा ऑल्ट सीजन इंडेक्स होता है, 89 पे, 90 पे, तो मोस्टली जो है यहाँ से ऑल्ट कॉइन का पुल बैक आता है। तो आप देख रहे हो कि वो भी किस तरीके से रीसेट किया गया है। तो सारे इंडिकेटर्स रीसेट किए जाते हैं तभी मार्केट पंप करती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग्स, इट्स ऑल अबाउट इक्वेशंस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लेवल्स, ठीक है। जब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और वो सारी चीज़ें आपको डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तब जाके मार्केट अपना मूव देती है, ठीक है। सो आपने इन सारी चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को, अच्छा अब एक सिनेरियो यहाँ पे भी आपका देखो कि पिछली हिस्ट्री में चलें, यहाँ पे इस पॉइंट पर ज़रा गौर से समझना। सपोज कि हम यहाँ पर हैं इस वक्त और मार्केट में डिप आया इस तरह का जो भी आ रहा है, ठीक है, करेक्शन ली और आपकी स्टॉच RSI भी जो है वो नीचे आई इसके साथ, ठीक है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मिड लेवल तक आएँ, ठीक है, और या मिड लेवल ब्रेक हो तो हम बॉटम पे आएंगे तो बिटकॉइन बाय करेंगे। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ कि स्टॉच RSI जो है वो यहाँ से दोबारा से पंप कर गई और आपको एक और बड़ा मूव जो है बिटकॉइन में देखने को मिला, ठीक है। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मार्केट इतना नीचे नहीं आती, तो स्टॉच RSI आपकी क्या करेगी, ये मैं साफ चार्ट पे लेके चलता हूँ, कॉइनेक्स नहीं, रिमूव फॉर इंडिकेटर्स, हाँ। तो अब सेम सिनेरियो जैसे यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे हुआ कि हमें करेक्शन देखने को मिली, ठीक है, पंप के बाद। सेम सिनेरियो जो है वो यहाँ पे कि हमें एक करेक्शन देखने को मिल गई बिटकॉइन में, ठीक है। अब
अगेन अगर तो ये हम कहते हैं कि यार करेक्शन सिर्फ इतनी ही है, ये हमारा 90 वाला लेवल होल्ड हो रहा है, हम नीचे नहीं जा रहे, तो RSI को क्या करना चाहिए, RSI अब यहाँ से बिटकॉइन पंप करना शुरू करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और RSI भी आपकी यहाँ से इस तरह का बॉटम बना के और आपका एक न्यू टॉप बनाने के बाद दोबारा से नीचे आ जाए और आपकी जो है वो प्राइसेस नीचे आ जाएं, और आपका सेम स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो आपका यहाँ पर बना था, ठीक है, इस लेवल पे बना था, और उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे भी आपका वैसा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर मार्केट को और नीचे जाना है और करना है तो आपका स्टॉच RSI को भी बॉटम में आना पड़ेगा। आपका जो RSI है, आपके जो RSI है उसको भी जो है वो आपने बॉटम पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि हम रेंज लो से नीचे हैं। देखो ये RSI का बॉक्स है जो कि 70 से लेकर आपकी 30 तक होता है, और ये दरमियान वाला लेवल 50% लेवल है, तो इसका 50% जो है आपका ये लेवल बनता है, और अब हम 50% के लेवल से नीचे हैं, जो कि हमारे लिए कंसर्निंग बात है, ठीक है। और आप देखो कि यहाँ से हम थोड़ा सा गए थे ऊपर, ये जो भी ट्रैप हुआ था जब हम 100K पे गए, 100K पे जब हम गए थे तो हमारी RSI भी यहाँ तक गई थी, ठीक है, हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, सेम एज BTC। तो यहाँ पे हमने इसको लोअर हाई कंफर्म किया, अब न्यू लो बनाया हमने। अगर हम दोबारा से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, तो हमारा न्यू लोअर लो होगा, सॉरी लोअर हाई होगा, उसके बाद हम नीचे दोबारा से डंप करके हम एटलीस्ट यहाँ तक आए, फंडिंग आपकी जो RSI है वो रीसेट हो जाए और सारा कुछ हो जाए, देन हम एक अच्छा मूव जो है BTC के अंदर देख सकते हैं। सो ये मेरी एक स्टडी है रिलेटेड टू BTC इंडिकेटर्स। अगेन नो वन कैच एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द मार्केट एंड नो वन कैच द एग्जैक्ट टॉप ऑफ द मार्केट, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, या यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी। बट हमारे जो लेवल्स हैं, ट्रेडर का काम होता है कि अपने लेवल, सर्टन लेवल प्राइस का क्या रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन को देखते हुए अपने डिसीजन लेना, ठीक है। मेरा डिसीजन क्या है कि मैं अगर अपने सर्टन लेवल पे प्राइस के रिएक्शंस देखूंगा, ठीक है, ठीक हो गया। अगर प्राइस मुझे जो है वो माइक म्यूट कर लें मलिक सोहेल। जी जी। चलो बैठे हैं आप, उसको बैठो, इमरान के साथ कोई बातचीत करे, बेटे को बोलो, मैं कहता हूँ वो चेक न जाए यार, यासिर साहब ने बैंक भेजे ना, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप यकीन करें। आपका माइक ऑन है मलिक साहब, हाँ आपका माइक ऑन है। हाँ। मलिक साहब अपनी मस्ती में हैं। छोड़ो। अच्छा जी, सो वो उधर बेइज्जती की बात कर रहा है वो इधर। अच्छा, तो मेरा मेरा जो ट्रेडर का जो काम होता है वो सर्टन लेवल पर रिएक्शन देगा, वो देखेगा यार इस पॉइंट पे क्या रिएक्शन आ रहा है प्राइस का, क्या ये लेवल रिजेक्ट हो रहा है, मैं अपना प्लान चेंज करूँगा। अगर ये लेवल फ्लिप होगा, होल्ड होना शुरू होगा, तो मेरा प्लान चेंज होगा। सो ट्रेडर का काम ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ट्रेडर का काम होता है कि सर्टन लेवल पे प्राइस का क्या रिएक्शन आ रहा है और कौन कौन से लेवल से रिएक्शंस आ सकते हैं वो उसने डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं यार, मुझे बड़ी मुश्किल होती है बाद में ना चार्ट से ये रिमूव करने में, मैं बहुत गंदे कर देता हूँ चार्ट्स। सो अब चलते हैं इथीरियम पे। सेम प्लान है इथीरियम का, और मैंने कहा था कि मैं ट्रिगर का वेट कर रहा हूँ। आपको नज़र आएगा कि अगर हम वीकली पे जाएं इथीरियम में, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिली, ठीक है, जो कि 4000 वाला लेवल था। अगर ये ब्रेक होता तो हम सीधा 4800 पे जाते, लेकिन 4000 से हम रिजेक्ट हुए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट बुक किया करें जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता कि मार्केट इसको फ्लिप करेगी या यहाँ से इसी तरह का एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हुआ है, नीचे डिविएशन हुई है, नीचे डिविएशन हुई है सेम, ठीक है। आपकी डिविएशन होने के बाद, और डिविएशन होने के बाद आपकी इस रेंज में प्राइस चल रही है, नीचे डिविएशन की लेकिन दोबारा ऊपर आ गया, तो ये एक रेंज है,
ठीक है। अगर हम इस रेंज को मार्क करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अगर यहाँ से इसका 50% लेवल हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 0.5 तकरीबन 3488 वाला लेवल, जो कि आपका एटलीस्ट 3500 बनता है। तो ये लेवल आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी 3400, ये लेवल आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका इस रेंज का मिड लेवल बनता है। और आप देखो कि एग्जैक्टली हम इसी रेंज से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे और नीचे इसको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। सो मेरा ट्रिगर क्या है कि अगर हम 3500 से ऊपर जाएंगे तो हम 4000 पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3500 से नीचे ही रहेंगे तो हमारे जो टू लेवल्स हैं जो मैंने पहले बताया हुआ है कि रेंज लो, ठीक है, रेंज लो आपका वही 2800 लेवल, ये पूरी रेंज है, ठीक है। मिड रेंज से नीचे जब तक आप हैं, आप कि फुल फुल तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर आपके चांसेस यही होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर आपके 80% चांस ये होता है कि आप रेंज लो पर आओ या इस लिक्विडिटी को, चाहे वो बिटकॉइन जो है एकदम से एक विक मार के और जो है ये लेवल्स को हिट कर दे, जो भी कुछ है डजेंट मैटर, बट रेंज लो पे अगर आएगा तो एक अच्छी जो एक आपकी करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा एक और कॉन्फ्लेंस, अगेन वही चीज़ कि जो मैं कहता हूँ कि सपोर्ट से नीचे डिविएशन हुई, डिविएशन के बाद पंप, उसके बाद यही लेवल जो है दोबारा से रीटेस्ट हो और उसके बाद आपकी प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि हम डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट से नीचे डिविएशन, उसके बाद हम पंप, रीटेस्ट, और उसके बाद जो है ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है प्राइस का, ठीक है। इसमें प्राइस हेल्दी पंप करती है आपकी, ठीक है। और आपका ये भी कह सकते हैं कि एक और कॉन्फ्लेंस है कि नीचे आया, डिविएशन, पंप, रीटेस्ट, आपका ये लोअर आपका पुराना लो था, ये पुराना अब आपका न्यू हाई बन गया, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो गया। अब हम न्यू हायर हाई बनाने के लिए जाओगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश होता जाएगा और आपका ट्रेंड जो है वो अब बुलिश हो जाएगा, ठीक है। सो एज सुन एज हम इससे ऊपर हैं, आपका 2300 वाला लेवल है, हम बुलिश हैं इथीरियम के ऊपर। अब वो हायर लो यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, ठीक है, वो हायर लो ही कंसीडर होगा और आप देख सकते हो कि ये हायर लो आपका ट्रेंड अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। सो ये इथीरियम का प्लान है। वीकली पे हम मिड रेंज से नीचे हैं, जो कि कंसर्निंग बात है। और अगर डेली पे आप देखें तो अगेन सेम आपको चीज़ नज़र आ रही है कि डेली पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मिड रेंज यही लेवल है जहाँ से इथीरियम बार बार जो है वो यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इस लेवल को फ्लिप करने में। और आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इथीरियम को रिजेक्शन मिलती है तो इथीरियम बहुत गंदा जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। सो ये इथीरियम के ऊपर एक स्टडी है, ठीक है। उसके अलावा आपका कोई सवाल है तो वो कर सकते हो। हसन भाई आप कह रहे थे कि दिल्ली पे वो हेड एंड नेक वाला बन रहा है बीटीसी पे, तो स्टिल एक्टिव है? आपने लेट ज्वाइन किया? बस 5-10 मिनट लेट हुए हैं या 7 मिनट। हाँ, वो मैंने समझा दिया, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं दोबारा नहीं बता रहा, वो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। और पूछना था, अगर टोकन अनलॉक्स होते हैं तो प्राइस कम होती है मार्केट में? यार देखो, टोकन अनलॉक्स बेसिकली क्या होते हैं कि टोकन एक न्यू सप्लाई आपकी मार्केट में आ रही होती है, ठीक है, न्यू सप्लाई मार्केट में आती है। अच्छा देखो, टोकन अनलॉक्स क्या होते हैं बेसिकली, आप किसी भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल AR है, ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम सप्लाई, यानी AR 66 मिलियन AR मार्केट में इशू कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये होती है मैक्सिमम सप्लाई। फिर होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, मींस के मार्केट में इस वक्त कितने ज़्यादा AR सर्कुलेट हो रहे हैं। देखो मैक्सिमम कितनी है 66, और आपकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है कितनी है 65, और टोटल सप्लाई कितनी है 65, ठीक है। सो मीन्स के आपके जितनी टोटल सप्लाई है उतने ही मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन इतना इशू कर सकती है और,
कोई इसका लॉक नहीं है। फॉर एग्जांपल अब चलते हैं ओंडो पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप देखो कि मैक्सिमम सप्लाई इसकी इन्फिनिट है, मींस कि ओंडो जितने मर्जी ओंडो इशू कर सकता है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन और सर्कुलेटिंग कितनी है 1.38। सर्कुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जो आम आवाम के लिए अवेलेबल होती है बाइंग करने के लिए। ठीक है, अगर मैं ओंडो जाके ख़रीदता हूँ तो उसकी सप्लाई होती है तो कोई ख़रीदता है ना। अगर मैं बाज़ार कोई चीज़ लेने गया हूँ तो उसकी सप्लाई वो चीज़ होगी तो मैं ख़रीदूंगा ना। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड ओंडो जाके खरीद लो, ऐसा नहीं होता। इसकी प्रॉपर सप्लाई होती है। यानी आप 1.38 बिलियन ओंडो जो है ना वो इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और टोटल सप्लाई कितनी है 10 बिलियन। इट मीन्स कि 10 बिलियन में से सिर्फ 1.38 बिलियन जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, बाकी क्या है, लॉक हैं। ठीक है, बाकी लॉक हैं। और ये जो सप्लाई है अब उनकी मर्जी है, इनकी टाइमिंग्स के हिसाब से ये सप्लाई जो है वो अनलॉक होती रहेगी। ठीक है, सो AR को आपने देखा कि उसकी सप्लाई क्या थी। ये ना ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है। आप इसको जाके ना यूट्यूब पे लाजमी इसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है, आप जाके देखना कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, इससे ना आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा नहीं है। किसी की सप्लाई जो है अगर ज़्यादा VCs के पास है, ठीक है, वो ईजिली आपके ऊपर पॉइंट डंप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने जाके इसको स्टडी करनी है, चाहे जेमिनाई से या यूट्यूब से। ठीक है, अब देखो इसकी जितनी सप्लाई है ना सारी सर्कुलेटिंग में है, और टोटल इसकी सप्लाई जो है वो आपकी जितनी टोटल थी उतनी सर्कुलेटिंग है। इट मीन्स कि इनके कोई अनलॉक्स नहीं होंगे जिसकी वजह से सेल प्रेशर नहीं आएगा मार्केट में। तो ये एक अच्छी चीज़ है RVF के लिए। ठीक है, ये बात समझ आई है। सर्कुलेटिंग में मैक्सिमम क्या होती है कि इसकी हद इतनी है, सर्कुलेटिंग होती है जो इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जितनी लोग आपके बाइंग मतलब कि जो लोग बाय सेल कर रहे हैं। और टोटल का मतलब है कि टोटल अभी सप्लाई इतनी इशू हो चुकी है, उसमें से इतने सर्कुलेटिंग है, लेकिन अभी इतने पड़े हुए हैं। अगर उसको आप टोटल में से अगर सर्कुलेटिंग माइनस कर दो तो बाकी जो बचेंगे वो आपके आएंगे लॉक। फिर आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, बाकी वेबसाइट पे जाके देखते हो, इनके टोकोनॉमिक्स पढ़ते हो, सारा देखते हो। अच्छा ये जो ओंडो के अनलॉक्स हैं, ये जो 1.38 बिलियन जो है वो क्या कहते हैं अभी सर्कुलेटिंग है। बाकी जो है 9 बिलियन जो है 8 बिलियन जो है वो अभी तक लॉक हैं। तो क्या वो लॉक जो हैं वो सिर्फ क्या एक ही बंदे के पास पड़े हुए हैं, या क्या वो एयर ड्रॉप्स वालों के पास हैं, या क्या वो मतलब कि VCs के पास हैं। ठीक है, सो वो सारा चीज़ जो है ना आपने देखना होता है कि अगर VCs के पास हैं इट मीन्स के वो इजीली आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे माइकल सेलर का मैं कहता हूँ एक बंदे के पास इतना ज़्यादा बिटकॉइन है तो वो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट को। ऐसे ही ओंडो आपने देखना है कि एक स्पेसिफिक जो ज़्यादातर परसेंटेज अगर VCs के पास है तो वो एक कंसर्निंग हो सकता है कि वो कभी भी मार्केट आपके ऊपर डंप कर सकते हैं, उनको इशू करके, जैसे भी बेच के, जो भी कुछ करके। सो ये एक फंडामेंटल चीज़ थी, बात चल पड़ी है। और दूसरा सप्लाई से प्राइस क्यों गिरती है। आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होती है डिमांड एंड सप्लाई से। कोविड आया था, जो हैंड सैनिटाइज़र थे उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई थी। इसलिए नहीं ऊपर चली गई थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे थे, वो इसलिए ऊपर चली गई थी क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, उसकी डिमांड जब इंक्रीज़ हुई और उसकी सप्लाई कम होना शुरू हो गई, ठीक है, जहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र पहले 200 पड़े होते थे वहाँ से 10 पड़े हुए थे, तो सप्लाई कम हुई और उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आसमान पे चली गई, लोगों ने उसके रेट बढ़ा दिए। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जब भी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आती है तो उससे उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, वो कहता है ना कि एक चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपको वाफिर मकदार में मिल रही है, आपको उसकी कदर नहीं होगी। वो चीज़ जो आपको बहुत कम कम मिल रही है, ठीक है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी आपको कदर भी होगी। ठीक है, तो प्राइस उसी की चीज़ की ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आपकी जिसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, सो जब किसी भी चीज़ के कोई अनलॉक्स होते हैं तो सप्लाई मार्केट में आती है, जिसकी वजह से आपकी उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी कम होती है और प्राइस इस वजह से जो है उसकी डंप करती है। सो ये होता है आपका अनलॉक्स की वजह से।
जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम हसन साहब, मैं आपसे और तमाम ग्रुप से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत चाहूँगा। आई एम 50 ईयर ओल्ड। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि वो कौन सा बटन दबा के आपसे बात नहीं करनी नहीं, कोई होती इशू है नहीं है, या वो माजरत की बात नहीं है। मैं कभी कभी इंसान भूल जाता है। मैं बस बता रहा था कि आपकी जो ज़ाहिर है हर बंदे की प्राइवेसी होती है, तो आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा वो आवाज़ आ नहीं रही थी। मुझे पता। मैंने आपसे कहा मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चलता कहाँ से म्यूट होता है, कहाँ से क्या होता है। आपका बस लाइव सेशन आता है, मुझे बहुत वेट होता है कि सुनूं किसी तरह, लेकिन ना मुझे बात करनी आती है, ना मुझे स्पीकर ऑन ऑफ करना आता है, ना कुछ। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कितना टाइम रह गया? 16 मिनट। सो ये चीज़ थी। बाकी सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना का भी सेम प्लान है। सोलाना की मेरी बाइंग बाइंग जो है वो 210 की है। बट मैं जब तक मुझे डर रहेगा जब तक हम इस लेवल को फ्लिप नहीं कर रहे। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली चार्ट के ऊपर कि हम इस लेवल को जो है वो फ्लिप अगर करेंगे। अदरवाइज़ आपका यही होगा कि हमने इसको यहाँ पे डंप किया है, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कर रहे हैं, लोअर हाई बना रहे हैं और न्यू डंप के लिए हम जाएंगे, जो कि हमारा न्यू बाइंग एरिया जो होगा 159 और वो सारा होगा। अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं तो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप का हो जाएगा। हम इसको फिर होल्ड करेंगे, देन हम आपकी ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको हम टैप कर लेंगे। सो अगेन आपने स्ट्रक्चर्स को देखना है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आपने चीज़ों को देखना। आप देख सकते हो कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लो था ये वाला, उसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो मार्केट स्टिल क्या कर रही है, आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में है अभी। तो ट्रेंड जब शिफ्ट होगा, अगर हम इस लो को जो है वो यहाँ से दोबारा ब्रेक कर देते हैं और फिर हम जो है ऊपर जा सकते हैं। सो ये सोलाना का जो है प्लान है। मेरी बाइंग जो है वो यहाँ पे है 210 पे, यहाँ पे आप लोगों के सामने ही बाई किया था जब मैं कह रहा था। तो अगेन मैं DCA तब करूँगा अगर मुझे ये इस लेवल में मिलता है, अदरवाइज़ मैं इसको DCA नहीं करूँगा, चलने दूँगा। एंड इसके अलावा AR हमने डिस्कस किया था। तो AR भी स्टिल कुछ ख़ास नहीं है। $16 को अपने इसने होल्ड किया हुआ है। अगर ये टूटेगा लेवल तो आपका ये लेवल है, आप जहाँ पे DC कर सकते हो 12-13 वाला। उसके अलावा जो कैस्पा है, कैस्पा का मैंने भेजा था कि ये अंडर कंसिड्रेशन है अभी ग्रे स्केल के लिस्ट के लिए। एसिड कंसिड्रेशन के अंदर इसको रखा हुआ है। मे बी सून ये भी अप्रूव हो जाएगा। और अगेन हम इसके जो है इस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं और रीटेस्ट कर रहे हैं। ये वाला लेवल है मेरा जो जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ कैस्पा के अंदर DCA। क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे जाके देखो तो आपको नज़र आएगा कि वीकली पे हम मिड रेंज को जो है ब्रेक कर चुके हैं। अब हम रेंज लो की तरफ जो है वो वापस आ रहे हैं। आपकी ये पूरी जो है एक रेंज बन रही है। ठीक है, और चीज़ें टाइम लेती हैं बट वर्क करती हैं। ठीक है, कैसे आप लूमिया को देखो। हमने लूमिया को कहा था जब लूमिया जो है वो लूमिया जो है वो आपका, आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह कितने अच्छे तरीके से आपके रेंज लो को, ये जो मैंने जो लेवल बनाया है इसको इसने टच किया है। ठीक है, और आपका ये वाला जो आपकी सपोर्ट बन रही है इसने इसको टच किया है और उसके बाद यहाँ से बाउंस किया है। ठीक है, और ये हमने कहा था कि जब ये 1.45 पे था यहाँ पे, मैंने कहा था कि हम वेट करेंगे इस ट्रिगर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हम एक इसके नीचे आ चुके हैं, इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। अब रीटेस्ट करके लोअर हाई बना रहे हैं, अब दोबारा से हम नीचे जाएंगे। ठीक है, टाइम लिया इसने, कितना टाइम लिया? एटलीस्ट यहाँ से इसने इसके लिए 7 दिन लिए। बट आप देख सकते हो कि इसने जो, अगर किसी ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगा रखे थे तो आप देख सकते हो कि तकरीबन 8-9% का जो है इसने पंप दिया एकदम से। इसमें रिएक्शन देखने को मिला 11% का। ठीक है, 1.23 से 1.24 से जो है ये बाउंस किया है। ठीक है, सो अगेन अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो सीधा आप कंसिडर कर सकते हो कि इस लेवल पे आएंगे। ठीक है, दरमियान में कोई जगह नहीं होती किसी चीज़ की। सो ये लूमिया अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसकी आगे 2025 में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर आप इसके जाके देखें तो तकरीबन $118 मिलियन हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है,
सो जिसका लो कैप जो जिसके मार्केट कैप छोटा होता है उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा एक्सेस में जा सकता है, ज़्यादा पम्प कर सकता है। ठीक है, अगेन इसकी भी देखो 238 जो मिलियन की जो सप्लाई है वो टोटल है, और मैक्सिमम इतना ही इशू कर सकता है, मींस कि इससे ज़्यादा इनकी सप्लाई इशू नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हो सर्कुलेटिंग कम है, 89 है, बाकी जो है वो अभी तक लॉक है। ठीक है, सो ये हो गई लूमिया की। उसके बाद अगर हम टाओ पे चलें, अगेन टाओ का सेम प्लान है। इस सेशन को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मेरा जो मोबाइल है वो ऑफ हो गया है और इंटरनेट मैंने लिया हुआ था तो वो ऑफ हो गया, तो हम इस सेशन को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। बल्कि मैं अब नेट भी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इंशाल्लाह अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तो ये मेरा व्यूज़ थे मार्केट को लेके, आप बिटकॉइन को लेके, इथेरियम को, और बाकी कुछ जो हमने ऑल्ट कॉइन डिस्कस किए हैं, बाकी भी डिस्कस करने थे बट इतना ही हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लाइव में।